अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज आपके साथ जो मैं नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है लाज दुलारी। बहुत ही अच्छा नावल है, सफ़ा खालिद ने लिखा है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, तभी मैं जब भी नावल अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप इजीली रीड कर सकेंगे। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। देखो तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए बातें करना बहुत आसान है। प्यार करना, डट जाना, मराने पर उतर आना या फिर भगा कर ले जाना, बल्कि मौका आने पर उठा के ले जाना। वो सांस लेने को रुकी मगर फ़ोन के दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। शायद कुछ लड़कियां खुश भी होती होंगी ऐसी बातों से कि मर्द उन पर दिलो जान से फ़िदा है, मगर देखो मेरे जैसी लड़कियां मोहब्बत तो कर लेती हैं मगर हिम्मत नहीं कर पाती। अब रूहानसी होकर बोली थी, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अपने वालिदैन की मर्ज़ी से शादी कर लोगी। हनान अब चिढ़ गया था। उसे समझा के कि वो अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेजेगा और किसी न किसी तरह उन्हें मना लेगा, मगर वो ठीक है सब कुछ ख़त्म करने पर के दर पे थी। मैं मजबूर हूँ हनान, अगर मैंने तुम्हारे लिए ज़िद की तो मेरे माँ बाप खाला के आगे शर्मिंदा अलग होंगे और मेरी माँ जीते जी अपनी बहन से जुदा हो जाएगी। अब एक मौका। हनान प्लीज़, तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता, मुझे बुला दो प्लीज़, मुझे कभी फ़ोन मत करना। हनान ने इससे पहले कुछ कहता 2-4 सिसकियाँ उसकी कानों से टकराईं और कॉल काट दी गई। वाह वाह, बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड गोज़ टू अब्रिश जहांगीर उफ ऐश दी ब्यूटी क्वीन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिक की कंटीन से मुफ्त की चाट उड़ाती वो 4 लड़कियां अपने ही कहकों में मगन थी, बिना सोचे कि कोई इन पर कड़ी नज़र रख रहा है। शुक्रिया शुक्रिया, वैसे मिस हीरा मैं इस यूनिवर्सिटी की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की क्वीन हूँ। हाँ ये भी ठीक है। वैसे यार तुमने हाई सनान से कुछ जल्दी ही पीछा नहीं छुड़ा लिया। कितनी ऐश करवाई इसने हम सबको, शॉपिंग, लंच, सिनेमा। हाँ, यार सुनो और एंजॉय करने देती ना थोड़ा। मदीहा डार्लिंग, ऐश अपने शिकार की मुद्दत पहले दिन से ही तय करके रखती है। वैसे भी मेरे भी कुछ असूल हैं। वो एंजॉयमेंट की लाइन से उतरकर शादी की पटरी पर चढ़ रहा था तो इस स्टेशन पर ही छोड़ना मजबूरी थी। वैसे तुम्हारे दिल में भी इसके लिए कुछ था ना, वरना पहले वाले तमाम शिकार तो तुमने चुटकियों में उड़ाए थे, मगर इसको तो ऐसे समझा रही थी जैसे फ़लसफ़े की क्लास में वो तुम्हारा स्टूडेंट हो, या सच में खाला के बेटे का रिश्ता आ गया हो। उफ समझाओ इसे, कोई तुमने सुना नहीं। बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। अब्रिश मुंह पर आने वाली आवारा जुल्फ़ों को एक अदा से झटकते हुए बोली थी। आहा मदिया, हीरा, अस्मा, उसकी तीनों दोस्तें कम चिमचियाँ ज़्यादा मुंह फाड़ कर हंस रही थीं। चलो क्लास का टाइम हो गया है, वरना रोशन सर हमारी बत्ती गुल कर देंगे और चाट के पैसे कौन देगा। वृक्ष के उठने पर हीरा ने उसे टोका। वो है ना, हमर कहाँ कह रहा था कि जो दिल में आए खाओ, पेमेंट वो खुद कर देगा। तो यूँ बोलो ना कि एक और नया खाता खुल गया है। मदिया और हीरा ने हाई फाई के लिए हाथ बढ़ाए थे इससे पहले कि सर रोशन नया कट्टा खोल दें। क्लास में चलो ऐसा नहीं था कि उसे पैसों की कमी थी, बल्कि ये उसका एंजॉयमेंट और लेवल था। अब्रिश का ताल्लुक एक एलिट क्लास फैमिली से था। उसकी माँ राबेल डिज़ाइनर थी, बहुत सारी मशहूर मॉडल जिसकी माँ के बनाए हुए कपड़े पहनकर स्टेज पर वॉक करती और वो अक्सर अपनी दोस्तों के लिए कपड़े चुरा लेती, मगर अब्रश के लिए वो सब घर की मुर्गी दाल बराबर था। बाप से लैदगी बचपन में ही हो गई थी। लैदगी के 1 हफ्ते बाद ही बाप ने दूसरी शादी कर ली और वो माँ से नाराज़ होती तो बाप की तरफ रहने जाती, बाप से नोक-झोंक होती तो माँ की तरफ आ जाती। इस तरह ज़िंदगी के 16-17 साल गुजरे। जैसे ही यूनिवर्सिटी में कदम रखा, गोया पर कटे परिंदे को आज़ादी की नौयत मिल गई थी। इसने गर्ल्स हॉस्टल में रहने का फैसला किया और हर तरह से ज़िंदगी को एंजॉय करने का एडवेंचर शुरू किया। कभी टीचर की छुप के तस्वीरें बनाती, फिर महारत से लीक कर देती, कभी बंक मार के सस्ते आशिकों के साथ सड़कें नापती, कभी सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर हॉस्टल से निकल जाती और कभी यूनिवर्सिटी फेलोज़ की तस्वीरें बनाती और ब्लैकमेल करके पैसे उठा लेती। उसे पैसों की ज़रूरत ना थी, हर महीने भारी मकदार में माँ और बाप दोनों की तरफ से उसे पैसे मिलते, मगर बस उसे तो शौक था हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा करने का। इसके एडवेंचर में सबसे बड़ा हाथ उसकी अपनी खूबसूरती का था। उसकी काली स्याह आंखों पर लंबी पलकें एक बार
झुककर छलकती तो सामने वाला सांस लेना भूल जाता। कमर तक आते सिल्की बालों बदन से उठती तेज परफ्यूम की खुशबू जैसे किसी के दिल की धड़कन न बढ़ाती। अब तक ना जाने कितने आशिकों को उसने मगरूर किस्से लहजे में रफा दफा किया था। यार ये वेटर कुछ ज़्यादा ही नहीं हमारे टेबल के गिर चक्कर लगा रहा। वो चारों दोपहर के खाने के लिए मेस पर बैठी थी। अब जाने भी दो ऐश, ये अरे गहरे को मुंह नहीं लगाती। वो अदा से बोली थी। वेटर के कदम उसकी बात पर वहीं सख्त हो गए थे। उसने मुड़ के एक नज़र देखा, फिर वो बोला कुछ नहीं, हो चला गया। यार ये प्यारा है। वैसे सुना है इसी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट इम्तिहान देता है और फीस के पैसे जमा करने के लिए या नौकरी भी कर रहा है। हैंडसम है ना। ऐश का ध्यान असमा की बात पर नहीं था। मोबाइल पर आने वाले मैसेज ने शायद उसे परेशान कर दिया था। करता होगा, तुम खाना खाओ। मदिया ने उसे टोका। और तुम क्या हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो, कभी खुद भी सुकून लिया करो और इन नमूनों को भी चैन की सांस लेने दिया करो। हीरा कभी कभी वो समझदारी की बातें करने लगती थी। यार ये पता नहीं कौन है, पिछले 4 माह से लगातार मुझे मैसेज कर रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ, जो करती हूँ, उसे सब पता चलता है। अब्रश की नज़रें अब मैस में इधर उधर जांचने में मसरूफ़ थी। अब क्या कह रहा है? कहता कहीं तो नहीं है कुछ यार, बस मुझे आगाह करता है कि वो मुझे देख रहा है। देखो अभी मैसेज किया कि अभी इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। पिंक कलर पहन के तो इंसान को थोड़ा कूल रहना चाहिए। यार वैसे अवैश, तुम बहुत लकी हो, जहाँ जाती हो मोहब्बत के ऐसे पीछे पीछे चले आते हैं। अस्मा की बात अब्रेश की खुशी के लिए काफ़ी थी। देखो हमदान, तुम इतनी मेहनत करोगे तो पढ़ाई का हर्ज होगा। तुम ये घर घर जाके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दो। यूनिवर्सिटी से अच्छी खासी रकम मिल तो जाती है। वो 2 कमरे का छोटा सा घर था। ज़िंदगी की सहूलतें कम थी मगर सुकून था। जी बाबा, मगर मैं मोटरसाइकिल लेने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। बस मैं बहुत वक़्त ज़ाया हो जाता है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। याद आया, तुम्हारी बहन ने अपनी नंद का रिश्ता भेजा है तुम्हारे लिए। बाबा बहुत टाइम है अभी इसके लिए, आप उन्हें मना कर दें। मगर तुम्हारी बहन का ससुराल है। बाबा मैं अभी ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं, पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई अभी। वो मेज़ से खाने के बर्तन समेटते हुए बोला, काश मैं कुछ कर सकता तुम्हारे लिए। बाबा प्लीज़ ऐसे मत कहें। आप अपनी मजदूरी के बावजूद दुकान पर बैठते हैं। बार बार एक टांग के साथ उठना, ग्राहक को सौदा देना आसान नहीं है। हमदान के बाप का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी मजदूरी के बाद उन्हें काम से निकाल दिया गया। कुछ जमा पूंजी के जोड़ के उन्होंने मोहल्ले में ही एक दुकान बना ली। दोनों मियाँ बीवी सारा दिन दुकान चलाते और घर की गाड़ी चलती रहती। मगर फिर एक दिन माँ भी गुजर गई और बाप बेटा एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए फिर से तैयार हो गए थे। कल से यूनी में इम्तिहान शुरू होने वाले थे। तमाम तलबा ज़ोरों शोर से पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ थे। अरे यार हमारे तो नोट्स ही मुकम्मल नहीं है। यूनिवर्सिटी के तमाम ग्राउंड और स्टूडेंट से भर चुके थे। हर कोने में बेंच पर तलबा पढ़ते हुए नजर आते थे। हीरा ने चारों ओर नज़र घुमा के देखा। वो देखो सामने आ रहे हैं हमारे नोट्स, ब्लैक शर्ट ब्लू जीन्स में। अब्रिश के बोलने पर सब लड़कियां सामने देखने लगी। यार ये तो हमारी क्लास का टॉपर शहर। यार ये तो हमारे हत्थे कैसे चढ़ गया। इसने तो कभी किसी लड़की को आंख उठा के तक नहीं देखा। तो मिस मदिया, आपको अपनी ब्यूटी क्वीन ऐश की सलाहतों पर शक है? इतनी ही देर में ज़हीन आंखों वाला शहरियार नोट्स का पलंदा उनके सामने रखते हुए बोला, थैंक्स बॉडी। अब्रिश ने बहुत प्यार से उसका कंधा थपथपाया था। शहरियार मुश्किल लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। तभी अब्रिश के मोबाइल पर मैसेज वसूल हुआ, आज अमर की पार्टी पर आप नहीं आएंगी, उसको मेरी इल्तजा समझें। उसने मैसेज करने वाले की तलाश में इधर उधर देखा मगर बेसुध। मामा मैं नहीं आऊँगी, मैं इस बार नो उधर एरिया घूमने जाऊँगी। वैसे भी आप क्यों चाहती हैं कि मैं आपके ड्रेस पहन के वॉक करूँ? मुझे कोई शौक नहीं मॉडलिंग में, बस नए नए कपड़े पहन के दूसरों के सामने पेश होते रहो। माँ से फ़ोन पर बात करना भी उसके लिए किसी महाज से कम ना होता था। ठीक है तो फिर अपने बाप के पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। माँ ने उसकी समातों पर बम फोड़ के फ़ोन बंद कर दिया था। मगर उसके पास ज़्यादा वक़्त नहीं था कि वो इस बारे में सोच के हलकान होती रहे। उसे तो हमर की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होना था, जिसकी स्पेशल गेस्ट वो खुद थी। निक सिक से तैयार हुई, ब्लैक सैंडरेला फ्रॉक, कमर तक आते सिल्की स्ट्रेट बालों का, चेहरे पर बेशुमार हाईलाइट्स और ब्लश ऑन से चलते नाजुक गाल, हम रंग नाजुक सी चैन और छोटे छोटे बूंदे उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। उसकी सहेलियां तो सदके वारी होती ना थकती थी। उन्होंने ढेरों ढेर तस्वीरें बनाई और चंद सेलेक्ट करके कैप में बैठते ही इंस्टाग्राम पर अपलोड कर की थी वो, और धड़ाधड़ लाइक्स भी आने लगे थे। कैब ड्राइवर भी उसको घूर घूर के देख रहा था मगर उसकी जूती को भी परवाह नहीं थी। पार्टी में तमाम वेटर्स ब्लैक शर्ट, खाकी पैंट और चेहरे पर ब्लैक मार्क्स लगाए जैसे खुलिये में अपनी खिदमत देने में मसरूफ़ थे।
अब्रिश का स्वागत किसी महान हस्ती की तरह किया गया, जैसे रॉकेट बनाने का फार्मूला बताने आई हो। पार्टी एक फार्म हाउस में रखी गई थी। बेताशा लाइट्स दीवारों से लेकर दरख्त तक जगमगा रहे थे। पूल रंग बिरंगी ट्यूब से भरा हुआ था। लड़के लड़कियां मखसूस ड्रेसेस में एक दूसरे पर पानी फेंकने में मगन थे। अरे चीफ ऑफ गेस्ट तो अब आई हैं। ब्लैक कैट कैट मेरी ज़िंदगी की बहार। अब्रिश जहांगीर अमर किसी होस्ट की तरह उसको स्टेज पर इनवाइट कर रहा था। वो नाजगी से चलती ऊंची हील से टिक टिक करती उसके करीब पहुंची। अमर ने झुक के उसके हाथ पर बोसा दिया था। ऐश सासी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी कि ये उसकी ज़िंदगी की खूबसूरत रात थी। वो बेताशा खुश थी। आपने बताया बात नहीं मानी ना। काश आप खुद को कदर करना समझ लेती। काश आप अपनी इज्जत को यूं नीलाम ना कर रही होती। काश एक बार फिर अनजान नंबर से मैसेज पढ़ते ही उसके दिलो दिमाग पर गुस्सा छाने लगा था। अमर ने बर्थडे केक उसके हाथ से काटा था। हर तरफ शोरगुल होने लगा था। कोई तालियां बजा रहा था तो कोई हुटिंग कर रहा था। अमर ने उसके गाल पर बोसा दिया। वो एक झटके से पीछे हुई थी। अमर की आंखों में ऐसे आज कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। हार तक तो ठीक था, मगर आज अमर उसे किसी और ही मूड में था। महफिल अब कुछ और रंग अख्तियार कर चुकी थी। डीजे ऊंची आवाज़ से गाना बजा रहा था। मम्मी डैडी है नहीं घर पे। तमाम लोग ड्रिंक करने के साथ डांस में मगन थे। अब्रिश इस सब की आती थी। इसने बचपन से ही अपने इर्द गिर्द इस तरह का माहौल देखा था। आज तो वो फिर महफिल की जान बन के आई थी। वो पीछे क्यों रहती। वाइन गिलास हाथ में पकड़े वो हर किसी की नज़र का मरकज़ थी। पापा मुझे ज़रा देर हो जाएगी, आप मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। हमजा बाबा को कॉल कर रहा था और आज उसकी छुट्टी। हिस्स भी उसे बार बार आगाह कर रही थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वह एक बार फिर ध्यान झटक के काम में मसरूफ़ हो गया था। ऐश सुनो, अस्मा और मदीहा वाशरूम गई हैं। उनका मैसेज आया है कि ज़रूरी बात बतानी है। वो हमें बुला रही है। हीरा उसे मैसेज दिखा रही थी। अच्छा चलो, इस वक्त क्या याद आ गया इनको। अब्रिश फ्राक की लंबी टेल संभालती पेंसिल हील से चलती हाल में दाखिल हुई थी जब अचानक से बिजली बंद हो गई और अब्रिश ने किसी का हाथ अपने हाथ में महसूस किया। खौफ से उसकी रगें तन गई थी। वह चीखना चाहती थी, मगर मुकाबले का हाथ उसके मुंह पर था। वो इंसान इसको घसीट के कहीं ले जा रहा था। वो बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। जैसे बिजली ने बत्तियां दोबारा रोशन की। वो एक बंद कमरे में थी। हमारा बेड पर कनहोनी के सहाने लेटा हुआ था। कमरे में रोशनी अभी भी मध्यम थी। बेड के साइड पर पड़े टेबल लैंप रोशन थे। खिड़कियों पर लंबे स्याह पर्दे लटक रहे थे। ये तुम्हारी हरकत थी। वो गुस्से से अमर की तरफ बढ़ी। जी जाने मन, बस ज़रा प्रैंक करने को दिल कर रहा था। मेरी ब्लैक कैट। आज उसकी हंसी में वहशत महसूस हो रही थी। अच्छा छोड़ो ये गुस्सा, आज हमें अलग मौका मिल ही गया है तो क्यों ना इन लम्हात को यादगार बनाया जाए। वो उठ के उसके ऐन करीब खड़ा हुआ। अब उसे खौफ महसूस हो रहा था। वो पीछे दीवार से जा लगी। जान घबरा क्यों रही हो। मैं वही उमर हूँ, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा दीवाना, तुम्हारी मोहब्बत में पागल। वो इसकी गर्दन पर आए बाल से उसकी खुशबू सूंघ रहा था। अब्रश अपनी गर्दन पर उसकी सांसों की हरारत महसूस कर रही थी। हमर तुम पागल हो गए हो। उसने हमर को धक्के से खुद से दूर हटाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी तो बताया है जान कि तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूँ। हमर फौरन दरवाजे के आगे खड़ा हुआ था। दरवाज़ा पहले ही लॉक कर चुका था। प्लीज़। अब्रश की नीली नशीली आंखों से आंसू छलकने लगे थे। अरे डर क्यों रही हो, प्यार ही तो कर रहा हूँ। वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी हो। अब मुझे दो मेरा हक। अमर ने खींच के उसे अपनी बाहों में भरा था। वो खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। वो मदद के लिए चीख रही थी। उसके हाथ पाँव मारने से दीवार पर लगा फ्रेम छन से ज़मीन बोस हुआ था। उसके नाखून अमर की गर्दन जख्मी कर रहे थे। वो अब जज्बात से पागल हो रहा था। उसने एक थप्पड़ अब्रश के नाजुक गाल पर असर किया। वो बेड पर जा गिरी। अमर ने दोबारा इस पर हमला करने में ज़रा देर न लगाई थी। अचानक खिड़की का ही कांच टूटा और एक वेटर कमरे में दाखिल हुआ। अमर बेड से उठकर मार देने की नीयत से उसकी तरफ बढ़ा। अब्रिश फौरन एक कोने में चुप गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। मैं तुम्हें इससे पहले कि हमार अपनी बात मुकम्मल कर पाता। वेटर ने ज़मीन पर पड़ा लैंप उठाया और उसके सर पर दे मारा। हमर खून से लथपथ बेहोश हो चुका था। तो अपने किरदार की हिफाजत क्या करती। तुम तो अपनी इज्जत की भी हिफाजत न कर सकी। वेटर मुंह पर लगा मास्क दुरुस्त करता उसी खिड़की से वापस जाने के लिए मुड़ा। जब अब्रिश ने सुपारा, प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। वेटर ने एक नज़र मुड़ के उसे देखा और आँख के इशारे से उससे अपने पीछे आने को कहा। वो किसी मोम की गुड़िया की तरह उसके पीछे चलती रही। वो पिछले दरवाजे से बाहर निकले थे। यहाँ रुको, मैं आता हूँ। यहाँ से बाहर निकली तो शायद हमर तो ना आ सके, मगर इस जैसे हवान यहाँ बड़े पड़े हैं। हवानों की पार्टी हो रही है ना, और तुम तो वैसे भी सबकी फेवरेट मलका ब्लैक कैट हो, है ना।
वो चबा चबा के लफ्ज़ बोलता, उससे वहीं छोड़ के लंबे लंबे डग भरता वापस चला गया। वो एक दरख्त की ओर में छुप गई थी। बार बार उसे अपनी नई दोस्तों की बेवफाई याद आ रही थी। उसने क्या कुछ नहीं लुटाया इन पर, अपनी माँ के कीमती कपड़े तक चुरा कर इनको पहनाती रही। कभी एक बार भी किसी फूड ऑफ ऑर्डर का भी इनसे बिल ना लिया। हर महीने फ्री शॉपिंग ट्रिप्स। मगर उन्होंने क्या किया, उसकी इज्जत को ही लौटने का मंसूबा बनाती रही। उसे पता तक ना चला, आंसू का लावा उसके नरम गालों को दहका रहा था। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने इस आग में खुद को खुद ही जो झोंक डाला। फैंसिटी के नाम पर खुद को इस दुनिया के हवाले कर दिया। आज वो तड़प रही थी, माजी में होने वाली तमाम गलतियां उसको याद आने लगी थी। कितने लड़कों के साथ वो टाइम पास गेम खेल चुकी थी। कुछ तो सच्ची मोहब्बत करते थे, उनको भी ठुकरा देती। अंधेरे में बाइक की आवाज़ से वो मज़ीद सहम गई। बाइक उसके पास आकर रुकी। उसने खौफ के मारे हाथ अपने मुंह पर रख लिए। डरो नहीं, मैं ही हूँ, आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। इस मसीहा की आवाज़ तो ढोल नगारों में भी पहचान सकती थी। वो सहमी सी उसके पास आ खड़ी हुई, बाइक पर इतना करीब किसी मर्द के। वो असद के साथ उसकी हैवी बाइक पर शहर घूमती थी, मगर आज डर रही थी। लड़कों के साथ बंद कमरों में जाने से तो तुम्हें डर नहीं लगता, मेरे साथ बाइक पर बैठते हुए डर रही हो। काश तुमने इस डर को बहुत पहले महसूस किया होता तो आज इस हाल में ना होती। और जो भी था बहुत गुस्से में था। वो बिना कुछ कहे उसकी बाइक पर बैठ गई थी। आज ये कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहा है? एक बार फिर दिलो दिमाग पर पुरानी यादें करने गिरने लगी थी। अगर आज वो अपनी इज्जत खो देती तो क्या वो जिंदा रह पाती? उसका दिमाग उसे मलामत कर रहा था। बाइक एक बड़े बंगले के पास आकर रुकी। अपनी माँ के घर को देखते ही एक बार फिर आंसू उसके गालों को भिगोने लगे। डरो नहीं, तुम्हारी मामा मुल्क से बाहर गई हैं। जाओ घर और रब से माफ़ी मांगो। जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं अल्लाह उन्हें कभी रुसवा नहीं होने देता। जाओ, शाबाश। उसने एक आस से आसमान को देखा था। वो बाइक स्टार्ट कर चुका था। मगर तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों की? एक अल्लाह का बंदा हूँ, तुम्हारा नाम, तुम्हें घर जाना चाहिए। इससे पहले कि वो बाइक दौड़ाता, बाइक का इंजन अचानक से बंद हुआ। उफ, इसे भी अभी बंद होना था। वो झुक के इंजन देखने लगा। उसके मुंह पर लगा मास्क ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके कदम वहीं जम गए थे। वो वही वेटर था जो यूनिवर्सिटी के मेस में हमेशा उसके आसपास रहता, उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता। तुम वो मेरा नाम हमदान कमाल अहमद है। मैं तुम्हारे मेस में वेटर का काम करता हूँ ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा कर सकूँ। अक्का बक्का उसे देख रही थी। अब तो पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ। अब तुम जाओ। आप इस पार्टी तक कैसे पहुँचे? वो अचानक तुमसे आप पर आ गई थी। यहाँ आप वहाँ में वो ज़रा मुस्कुरा के बोला था। मैंने मना भी किया था आपको, मगर आप रुकी नहीं, मजबूरन मुझे आना पड़ा। क्या करता, आपकी इज़्ज़त मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़ के है। तो वो मैसेज आप करते थे? नहीं, आपका बॉडीगार्ड। वो फिर से मुस्कुराया। शायद गुस्सा कम हो गया था या उसके आंसू से डर गया था। मैं क्या क्या मतलब? कुछ नहीं, फिर बताऊंगा। अभी आप जाएं, मुझे देर हो रही है। वो बाइक फिर से स्टार्ट कर चुका था। ब्रिज गेट में दाखिल हुई और रमदान की बाइक वहाँ से किसी भूत की तरह गायब हो गई थी। घर दाखिल होते ही उसे यूँ महसूस हुआ जैसे तमाम दरो दवार उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शर्ट जैसे गिर जाने वाली थी। जमा लाजमी सो चुके थे। वो महलनुमा खाली घर उसका मजाक उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो अपनी जिंदा लाश को घसीटती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया, जैसे उसे फिर से किसी वहशी का खतरा हो। वो दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर बैठ गई। ये वक्त उसके एहतसाब का था। बेटा, जो घर से नहीं समझता वो फिर दुनिया से ही समझता है। फिर ये दुनिया समझाने पर आती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। उसे अपने नाना जान की कही हुई बात याद आई, लेकिन उसका मतलब वो आज समझी थी। अब मैं क्या करूँ, क्या बताऊँगी सबको? अगर हमने मेरी कोई वीडियो बना ली हो तो? और मेरी दोस्तें वो भी बदल गई। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी? अगर मोम डैड को पता चला वो मेरी शादी करवा देंगे। या अल्लाह। वो सिसक रही थी। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। काजल फैलकर आंसुओं में मिक्स हो रहा था। सफ़ेद काले स्याह पड़ गए थे। जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसे कभी रसवा नहीं होने देता। उसे हमदान के अल्फाज याद आए। कितना यकीन था हमदान को अपने रब पर। इतनी गुर्बत भरी ज़िंदगी के बावजूद, इतनी महरूमियों के बावजूद वो इतना सुकून में कैसे था? कैसे उसके तमाम काम आसान हो जाते होंगे? क्या वाकई अल्लाह अपने बंदों को रुसवा नहीं होने देता? आज उसने खुद को ज़मीर के कटोरे पर खड़ा किया था। उसे आज दुनिया से नफ़रत होने लगी थी। वो
वो खुदा से माफ़ी की तलबगार थी। वो वज़ू करने के लिए उठ खड़ी हुई, मगर उसे याद आया कि उसे वज़ू करना ही नहीं आता। ये महरूमी और मुतफ़लसफ़ी की आखिरी हद थी। वो फिर से ज़मीन पर डह सी गई। उसके पास जैसे खुदा का आसरा भी नहीं बचा था। रमज़ान की तमाम रात आंखों में कटी बाबा उसे वलीद अमर की नज़रें याद आती। काश मैं इसका खून कर सकता, काश मुझ पर ये कत्ल वाजिब होता। बाबा दीवार पर मुक्का मार के मारता जैसे सामने हमर का मुंह हो। उसने घर आकर तमाम वाक़या अपने वालिद को सुनाया। मुझे नहीं पता था कि एक अनपढ़ औरत की तरबियत एक माँ की दरसगाह मर्द को इस काबिल बनाती है कि वो किसी इंसान के ज़िंदा रहने का सबब बन सके। जैसे बाप, जैसे भाई या शौहर, अगर उनको दरसगाह में से मोहब्बत सिखाई जाए तो इस माशरे से नफ़रत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसके बाप के अल्फाज उसकी ढाढ़स बनाने के लिए काफ़ी थे, मगर उसे अब्रश पर भी गुस्सा था। कैसे कोई लड़की अपनी इज़्ज़त खुद ही गंवाने के लिए तैयार हो सकती है? कैसे कोई लड़की अपने किरदार पर खुद का धब्बा लगा सकती है? अब अब्रश जहांगीर से कभी नहीं मिलेगा, फैसला हो चुका था। अब्रश सुईबा मोहतरम आंखों के साथ आईने के सामने खड़ी थी। रात क़यामत से कम नहीं थी, मगर फिर भी उसे खुद को नॉर्मल रखना था। किसके लिए, ये वो खुद नहीं जानती थी। मोबाइल पर उसकी दोस्तों के बेताशा फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस थे, मगर रात से वो इनकी दोस्ती नहीं रही थी। और उसने इन सब मैसेज को इग्नोर किया और इस अनजान नंबर की चैट ओपन की। रमज़ान ने उसे वज़ू करने और नमाज़ पढ़ने का तरीका वॉइस रिकॉर्डिंग में बताया था। रात उसने बिना सोचे समझे रमज़ान को मैसेज किया था कि उसे तो वज़ू तक करना नहीं आता, फिर अल्लाह क्यों उसे माफ़ करेगा। शायद वो सो चुका था, इसलिए उसने सुबह होते ही उसे मैसेज किया था। अल्लाह इंसान के अमाल उसकी नीयत पर परखता है। फ़िक्र नहीं करें, आपने अगर तौबा करने का सोचा है तो फिर इसका मतलब यही है कि आपको तौबा की तौफ़ीक मिली है, फिर माफ़ी ना मिलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और उसके आंसू फिर से झलकने को तैयार थे। कितना मान था रमज़ान की आवाज़ में, कितनी अपनाई ऐसा प्यार तो उसने अपनी माँ बाप ने भी नहीं दिया था। बाप के लिए बिज़नेस ही सब कुछ था, और माँ के लिए अपनी उसकी शोहरत मीडिया इंडस्ट्री में नाम था एक रेबेल बेगम का। ब्रोकन फैमिली से बच्चे खुद ही ब्रोक हो जाते हैं। कोई साइकोपैथ बन जाता है तो कोई पीपल प्लीज तो कोई प्लेयर को तो पीपल प्लेयर्स तो कोई लूज करेक्टर पे पेपर्स करीब होने की वजह से उसे यूँ जाना पड़ा। हीरा मोदी आसमां जैसे उसके इंतज़ार में थी, मगर वो इनको नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। हमर ने लगता है खूब दिमाग ठीक किया है मैडम का। अबरीश को अपने पीछे एक ऐका सुनाई दिया। वो दिल पर जबर करती आगे बढ़ गई। यार ऐसे ना कहो, हमारा तो चलता फिरता एटीएम है ये। चलो इससे बात करते हैं, पता तो चले आखिर बंद कमरे में क्या बातें हुई जो हमें ही पहचानने से इनकार कर दिया मैडम ने। मगर अब्रश अब उनके असली रूप पहचान चुकी थी। वो डेशिर मालूम करते ही यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ी। जब उसे हमदान नजर आया, वो ना चाहते हुए भी जिसकी तरफ बढ़ी थी। वो किसी दूसरे वेटर को कुछ हदायत दे रहा था। उसे देखते ही वो उसकी जानब बढ़ा। कैसी हो? वो उसी अफनायत से बोला। पता नहीं। वो उसके पास आ तो गई थी, मगर अब उसे शर्मिंदगी हो रही थी। मुलाकात कैसी रही? क्या उसे एक बार फिर वो ज़िल्लत भरी रात याद आई? क्या वो उसे ताना देगा? ओह सॉरी सॉरी, मेरा मतलब अल्लाह से मुलाकात कैसी रही? आपने वज़ू करने का तरीका पूछा था ना। वो भी पता नहीं, मेरे गुनाह ही इतने हैं कि फिर वही बात मैंने समझाया था ना कि तौबा की तौफ़ीक सिर्फ उसे ही मिलती है जिसे रब ने राह रास्त पर लाना हो। अब्रिश के पास कहने को जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। मुझे काम है किचन में, तो दूसरा शेफ़ फिर छुट्टी पर है, इसलिए चलता हूँ। मैं भी साथ चलूँ? वो ना जाने कौन-सी धुन में बोली थी। हमदान ने उसे मुड़ के देखा और मुस्कुरा के अपने पीछे आने का इशारा किया। वो कदम-कदम चलती किचन में पहुंची थी, मगर उसे किचन की गर्मी बरसात की नम फुहार महसूस हो रही थी। तो बताओ क्या कर सकती हो? मुझे उम्मीद है आपको खाना बनाना तो नहीं आता होगा। वो लंबी सांस खींच कर बोला। वो अपना निचला होंठ चबा रही थी। कोई बात नहीं, आप सब्ज़ी काट सकती हो हैं? वो एप्रन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। उसने जिसके हाथों से एप्रन बांधा और सब्ज़ी काटने लगी। रमदान प्याज काट रहा था। कड़वे प्याज अब्रिश की आंखों में चुभने लगे, मगर रमदान को तो जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। वो अपने काम में माहिर था। एक बात पूछूं, आप मुझे क्या कैसे जानते हैं? मेरा नंबर कैसे मालूम किया? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। प्याज काटते उसके हाथ अचानक से रुके थे। कमाल अहमद को जानती हो? जंगली साहब के ड्राइवर। मैं उनका बेटा हूँ। हम इकट्ठे खेलते थे। आपको बचपन से जानता हूँ। मेरे बाबा ही आपको स्कूल और कॉलेज लेकर जाते रहे हैं। ओ अंकल कमाल, उनका तो एक्सीडेंट हो गया था। अब कहाँ हैं वो? कैसे हैं? ठीक है, अब शुक्र है। मुझे मैसेज पे वो सब बातें, मेरा मतलब है वो बात करते करते रुक गई थी। बताऊँगा कभी फुर्सत में।
क्या अब भी मुझसे प्यार करते हैं आप? मेरा मतलब है स्टार्ट के बाद से वो ना जाने क्यों चाहती थी कि एक बार फिर से कोई उसे प्यार करे। प्यार वक़्त नहीं होता जो बदल जाए, ये तो वक़्त के साथ-साथ और भी तवाना और ताकतवर हो जाता है। वो मुस्कुरा के बोला था। उसके रफ़ सी चादर दाढ़ी में एक छोटा-सा डिंपल पड़ा था। मगर हाँ, प्यार के नसीब में यार नहीं होता कुछ, प्यार नसीब से हार जाते हैं। वो उदास हुआ था। ऐसा क्यों होता है? कभी वक़्त हम आशिकों का दुश्मन बन जाता है, कभी नसीब सुतीलेपन पर उतर आता है। खैर छोड़ें, मुझे दें। यो इसके सामने से बैंगन उठाता हुआ बोला। वो आज भरता बनाने का सोच रहा था। और यही वो लम्हा था जब अब्रिश के दिल ने पहली दफ़ा हमदान अहमद के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की थी। वक़्त गुज़रता गया। वो ऐन पेपर के वक़्त आई और सबसे उठने से पहले पेपर से उठ जाती। चुपके से हमदान के किचन में उसका इंतज़ार करती। वेटर्स शेफ़ उसे देख के कसर करते, मगर वो फिर से बेपरवाह हो गई थी, खुश रहने लगी थी। वक़्त के साथ उसका प्यार भी बढ़ता गया। वो बहुत सारे खाने बनाना भी सीख चुकी थी। पेपर्स ख़त्म हो गए। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी भी अख्ताम को पहुँच चुकी थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम एक ड्राइवर के बेटे से प्यार करती हो? कैसे? तुमने आज तक इतनी बेवकूफ़ियों की। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मगर अब बात बहुत बढ़ गई है। तुम हाथ से निकल चुकी हो। मैं करती हूँ तुम्हारे डैड को फ़ोन, करें तुम्हारी शादी और मेरी जान छूटे। अब रिश्मा से अपने प्यार का इज़हार कर चुकी थी। हमदान जानता था कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो खामोशी से उसकी ज़िंदगी से चला जाता, मगर अब रशा हमदान को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने कल रात हमदान से पूछा था, अगर मेरे मम्मा पापा नहीं माने हमारी शादी के लिए तो आप क्या करोगे? मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुमने मुझसे मोहब्बत की, कुछ दिन की ही सही। मैंने कभी अपनी औकात से बाहर ख्वाब नहीं देखे। मैं चला जाऊँगा किसी रोज़ खामोशी से, और तुम किसी अमीरज़ादे के घर की मलका बन जाओगी। लड़कियाँ भूल जाती हैं सब। अब रिश्को हमदान की बातों से खौफ आ रहा था, इसलिए वो जल्द अज जल्द अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रही थी। आपने सारी ज़िंदगी मुझे फुटपाथ की तरह घुमाए रखा, कभी फुटबॉल की तरह घुमाए रखा, कभी इस दर पर कभी उस दर पर। कभी मुझे वो प्यार ना मिला जो एक औलाद को अपनी माँ बाप से मिलता है। फिर आप लोगों को कोई हक नहीं। हक नहीं मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का। अगर मेरी इससे शादी ना हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, क्योंकि मैं उसे अपने ज़िंदा रहने का वाहिद सहारा समझती हूँ। ठीक है, बुलाओ इसे, मैं भी तो देखूँ क्या जादू है इसमें। तुमने आज तक लोकल चीज़ें नहीं खरीदी। अब ये 2 टके का गरीब लड़का माई फूट। मगर अब्रश के लिए यही बहुत था कि मामा मनने के लिए रज़ामंद हैं। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। आपने आज मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब मेरी तमाम महरूमियाँ मुकम्मल हो जाएंगे। मुझे यकीन है वो आपको पसंद आएगा। अब ने पहली दफ़ा की खुशी महसूस की थी। खालस मोहब्बत, बेलौस जज्बे, रिश्तों की अपनाई तो इसने हमदान से सीखी थी। वो इसके साथ गरीब गुर्बत में भी गुजारा करने को तैयार थी। उसने तमाम दोस्तों से रब्ता ख़त्म कर दिया था। वो फिर से उड़ने लगी थी। इंसान खुशी और गम में अंधा हो जाता है। खुशी में खुदा याद नहीं रहता, और गम में उसी खुदा के गले से गिले शिकवे करता नहीं थकता। हमदान उसकी माँ रबेल बेगम से मिलने उनके घर आ रहा था जब किस्मत ने पासा पलटा और उसकी बाइक एक तेज़ टकराले से टकरा गई। अब्रिश आईने की निगाहों से अपनी खूबसूरती को परखती खुद ही मुस्कराई जा रही थी। लेमन कलर की घेरदार फ्रॉक हो, हल्के से कर्ल किए हुए बाल। आज वो क़यामत ढा रही थी। हमदान अहमद साहब, आज तो आप गए काम से। वो एक बार फिर शरारत से मुस्कुराए। हमारी ऐसी शादी के लोग सदियों याद रखेंगे। एक बार फिर मोहब्बत का नशा उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा था। वो एक बार फिर दुनियादारी में ही सोच रही थी, उफ, ये अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? मामा ने मीटिंग पर भी जाना है। वो खुद से सोचती उसका नंबर डायल कर रही थी। दूसरी बेल पर ही कॉल उठा ली गई, मगर जो अल्फाज उसने सुने थे उसको तपते जहन्नुम में धकेलने के लिए काफ़ी थे। हमदान इस दुनिया में अब नहीं रहा है। उसकी मैयत पुलिस वाले उसके घर लेके जा रहे हैं, जहाँ बूढ़ा बाप और 2 बच्चों की माँ, उसकी बहन बेयार मददगार हो गए हैं। वो नीचे की जानिब बेसुध भाग रही थी। सीढ़ियों से उसका पाँव फिसला और होश की दुनिया से बेगाना हो गई। घर में किसी को भी कुछ मालूम ना हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक वो किसी गहरे सदमे में है। वो जब भी होश में आती बुरी तरह चीखती। डॉक्टर्स ने उसे पूरा दिन नींद में रखा। जब मुकम्मल होश में आई तो उसकी मोहब्बत मनो मिट्टी तले दफन हो चुकी थी। वो आखिरी दीदार से भी महरूम थी। रबील बेगम अपनी इकलौती बेटी की पहली बार रोता से शिक्षा देख रही थी। मामा, मैंने आज तक अपने चाहने वालों के बहुत दिल तोड़े हैं, मगर दिल तोड़ने की तकलीफ़ क्या होती है आज पता चला। मैंने पहली बार किसी को दिलो जान से चाहा और अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी घटा दी।
वो अपने हाथों से अपने सीने को दबा रही थी, जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो। वो तो कहता था कि अल्लाह अपने रास्ते पर चलने वाले को कभी रुसवा नहीं होने देता, मगर उसके अल्लाह ने तो उसकी ज़िंदगी ही छीन ली। क्यों? रबीर बेगम के पास जवाब नहीं था, जो अब उसके अंदर से चीख रहा था। मगर तुम तो कभी उसके बताए हुए रास्ते पर चली ही नहीं थी। तुमने वज़ू का तरीका तो सीखा, मगर माफ़ी के लिए जाए नमाज़ पर नहीं आई थी। तुमने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी। तुम्हें पर एक दर बंद हुआ तो हमदान के नाम पर दूसरा दर खुल गया था। फिर से चाहने वाला मिल गया था। इस बार तो तुम्हें खुद भी मोहब्बत हो गई थी इससे। सब मांगे मिला था। फिर तुम क्यों मांगती? वो अपने अमाल पर पछता रही थी, मगर जो एक बार ज़मीन की तहों में खो जाए वो फिर मिलते नहीं। देखना, कभी कभी हम आजमाइश में इसलिए भी पड़ते हैं ताकि याद रहे कि कोई ज़ात हमें पुकार रही है कि हम इससे मदद मांगे। छोटा सा नावल था, बहुत ही अच्छा था। वाकई हमें अल्लाह को हमेशा याद रखना चाहिए। इंसान जब कोई भी इंसान का सहारा नहीं होता ना, तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही उसका सहारा होती है। कहते हैं ना कि बंदा किसी के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही उसको किसी को तौफीक देती है कि कोई किसी का वसीला बन जाता है, कोई किसी की मदद कर देता है। ये सब अल्लाह की तरफ से अनायत होती है। तो बहुत अच्छा नावल था, मुझे तो बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा।